हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये जो क्लास हमारी चल रही है उत्तराखंड वन दरोगा पर्यावरण पर्यवेक्षक लैब असिस्टेंट के लिए, और आज से हम जो है केमिस्ट्री के टॉपिक्स यहां पर कवर करने वाले हैं। ये जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस में आप लोगों को मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन में इसलिए हम जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि लाइव क्लासेस में जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी से जो है हम एक एक चैप्टर करके आप लोगों को कंप्लीट जो है चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट केमिस्ट्री जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं 20 से 22 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि इसका जो कंटेंट है वो कहां पर मिलेगा, तो आपको केसी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है जितना भी कंटेंट केसी क्लासेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट का जो भी हम यहां पर पढ़ाएंगे वो सारा कंटेंट आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट केसी क्लासेस के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो क्लास जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहने वाली है और बाइलिंगुअल में जो है उन स्टूडेंट्स जो हिंदी बैकग्राउंड के छात्र हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा जो है यहां से मिलने वाला है, क्योंकि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कंटेंट जो है बहुत मात्रा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हिंदी वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इस केसी क्लासेस में आप लोगों को कंटेंट जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर टॉपिक्स की कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपके केमिस्ट्री के लिए आने वाले हैं और जो आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उन टॉपिक्स को एक बार यहां पर देख लेते हैं। फिर जो है चैप्टर वाइज जो है हम यहां पर केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए कुल 9 चैप्टर्स में आपको जो है केमिस्ट्री के सिलेबस में दिए गए हैं। आप देखिए क्या पहला चैप्टर जो है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे परिवेश में पदार्थ, यानी यहां पर हमको क्या पढ़ना है, हमको यहां पर पदार्थ के बारे में पढ़ना है। दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो जब हम यहां पर मैटर को क्या करते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं मिक्सचर और जो है कंपाउंड में, तो वेरियस प्रकार के मिक्सचर, वेरियस प्रकार के जो है कंपाउंड्स और उनकी जो है विशेषताएं होती है, तो उसको हम किस में समझने वाले हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तीसरा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी पदार्थ की, तो कोई पदार्थ जो है वो छोटे टीनी पार्टिकल से बना होता है जिनको हम एटम कहते हैं। तो उनकी क्या विशेषता होती है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर जो है वो एलिमेंट बनता है, एलिमेंट से मिलकर जो है वो आपका कंपाउंड बनता है। तो सबसे पहले यहां पर हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे, परमाणु और अणु के बारे में हम समझेंगे। जब हमने परमाणु और अणु के बारे में समझ लिया तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या उस एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है अगर हमने इतना बेसिक पढ़ लिया तब स्टार्ट हो जाता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी दो अलग अलग, अगर हम केमिकल्स की बात करें तो दो अलग अलग केमिकल्स को जब मिलाएंगे तो एक रिएक्शन जो है डेवलप होगी और रिएक्शन से जो है उनकी एक केमिकल इक्वेशन होगी। तो किस प्रकार, कितने प्रकार की केमिकल इक्वेशंस होती हैं, तो वो हम जानेंगे किसमें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में। इसके बाद आपके आ जाते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये अलग अलग, जब हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे केमिकल्स एसिड बिहेव करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बेसिस होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स सॉल्ट होते हैं। तो वहां पर पीएच के बारे में, पीओएच के बारे में और डिफरेंट, जब आपका एसिड एंड बेसिस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या केमिकल रिएक्शन होती है, तो साल्ट किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, तो उनकी पीएच क्या होती है, तो वो हम समझेंगे एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स में। नेक्स्ट आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वैसे हम यहां पर प्योर जो है मैटर में ही समझेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बट यहां पर मेटल्स की प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और किस प्रकार से आपके जो है मिश्रण
जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वाइज फॉर्म होते हैं, जिनको बोला जाता है मिश्रण। तो यहां से मिश्रण से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मतलब है यहां पर वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक पदार्थ को हम जो है समझने वाले हैं, और कार्बनिक पदार्थ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी यहां पर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यहां पर हम समझने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को। कौन सी पीरियोडिक टेबल? आपकी जो है पीरियोडिक टेबल। कौन सी पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके बारे में हम समझेंगे किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया है और उनकी जो विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो हम समझने वाले हैं यहां पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। अब बात आ जाती है कि यहां पर कौन कौन से चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए थे, जो प्रीवियस टाइम पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहां से मैंने एनालाइज किया, तो वहां से एनालिसिस पर देखा गया कि यहां पर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे पहला जो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। यहां से लगभग जो है हर सेशन में जो है 7 से 8 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम बात करें कि पूरे टॉपिक्स को मिलाकर और ये अकेला टॉपिक्स, तो अकेला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले 5 टॉपिक की बात करते हैं, तो पहले 5 टॉपिक से आपके लगभग 2-2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका मैटर से हो या आपका जो है मैटर अराउंड अस प्योर हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल हो, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो। यहां से लगभग 2 इक्वेशन ईच टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं। लगभग 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन जो है आपके लगभग कहां से पूछे जाएंगे, इन 5 चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब रही आपका एसिड, बेसिस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहां से लगभग आपके 3 क्वेश्चन ईच चैप्टर से पूछे गए हैं। तो यानी इसका मतलब है कि यहां से आपके कितने क्वेश्चंस, टोटल 9 क्वेश्चंस के, 8 to 9 क्वेश्चंस के अराउंड जो है आपके यहां से पूछे गए। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस आपके अकेले पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस है। तो इनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पर आप जो है आगे तैयारी करेंगे। हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से और आखिरी चैप्टर तक हम जाएंगे, और इसको पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार से आपको याद करना है, वो जो है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स जो है मैं इस चैप्टर में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है वो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे परिवेश में पदार्थ। तो यानी इस चैप्टर में हमने पदार्थ को समझना है और पदार्थ की विशेषताओं को समझते हुए उनके अवस्थाओं को समझना, स्टेट्स ऑफ मैटर को समझना है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस प्रकार पदार्थ जो है वो कन्वर्ट, चेंज होता है, उसको हमको यहां पर समझना है, और उसी से ही आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी यहां पर हमारे परिवेश में पदार्थ। तो यानी यहां पर टॉपिक है आपका मैटर और पदार्थ, इसको हमको यहां पर समझना है। तो पहला टॉपिक आपका क्या है, मैटर। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हम पदार्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मैटर, और या कैसे हम पदार्थ को परिभाषित करेंगे। तो पदार्थ को परिभाषित करने का मतलब क्या है कि पदार्थ क्या होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में जिनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और वो कुछ आयतन घेरते हैं, तो उन्हीं को पदार्थ कहते हैं। चाहे आप बोलें कि जल हो, जल भी एक पदार्थ है, या आपकी बॉडी है वो भी एक पदार्थ है। आप जो है कुछ भी चीज अपने सामने देख रहे हैं, कुछ भी चीज अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, वो सारे क्या हैं, पदार्थ हैं। अब ये पदार्थ का मतलब है जो जिनका एक निश्चित, मैटर कौन से होते हैं, जिनका एक निश्चित मास होता है। मास का मतलब है द्रव्यमान।
द्रव्यमान अगर उसको हम तराजू में तोले तो क्या है, उसका एक मास होता है, और अगर उसको कहीं पर ऑक्यूपाई करे तो वो क्या करे, एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, यानी आयतन घेरे। तो जो भी ऑब्जेक्ट जिसका निश्चित मास द्रव्यमान होता है और वो वॉल्यूम को, आयतन को घेरता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पदार्थ। तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है पदार्थ। अब ये जो पदार्थ है ये किससे मिलकर बना है, ये पदार्थ जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। पार्टिकल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं अणु। तो ये किससे, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। अगर हम बात करें कि आप जो है सामने अपना मोबाइल देख रहे हैं, तो सामने मोबाइल है तो वो भी एक क्या है, वो भी एक पदार्थ है। तो वो छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्टिकल से बना है। यहां पर जैसे कि एग्जांपल देखें कि ये आपका एक जो है जार है जिसमें जल जो है भरा हुआ है। तो जल भी जो है, जल या वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर भी एक प्रकार का पदार्थ है। अगर उसको हम तोलें तो उसका एक पर्टिकुलर मास होगा, और जार में उसको भरा हुआ है तो जार का वो शेप ले रहा है, इसका मतलब है जार का उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ। अब देखेंगे कि अगर हम देखें तो वो जो पदार्थ है वो इनफाइनाइट। अगर मैं यहां पर इस वाले पार्ट को क्या करता हूं, हाईलाइट करता हूं, इतना मैंने जो है पदार्थ की मात्रा को जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा, तो ये देखो यहां पर ये छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे जो है अणुओं से ये बना हुआ है। और ये जो पार्टिकल्स है इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पार्टिकल्स। ये जो है क्या है, पार्टिकल्स। और कितने, ये इनफाइनाइट पार्टिकल्स से बने हैं, और ये इनफाइनाइट पार्टिकल्स आपस में जो है वो रैंडम मोशन में होंगे, और ये पार्टिकल हमेशा से क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। तो ये अगर मोशन में है, गति कर रहे हैं, तो इनके पास क्या होगी, जो भी पार्टिकल गति करता है उसके पास अपनी जो है एक गतिज ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडम मोशन करते हैं, और उनके पास मोशन के साथ साथ उनके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर हम देखें अलग अलग पदार्थ की अवस्थाओं को, तो अलग अलग पदार्थ की अवस्थाओं में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, और अलग अलग उन पार्टिकल्स का मोशन, या उन पार्टिकल्स, उन अणुओं की क्या होती है, गति होती है। तो इतना जो है सबसे पहले हमने यहां पर पदार्थ को डिफाइन किया। पदार्थ क्या होते हैं, जिनका एक निश्चित द्रव्यमान यानी मास होता है, और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनको हम पदार्थ बोलते हैं। जो भी सराउंडिंग में हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्या है, पदार्थ हैं। और ये पदार्थ टिनी पार्टिकल से बने होते हैं, और वो पार्टिकल्स जो है रैंडम मोशन में होते हैं। इतना आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए आगे हम समझते हैं कि पदार्थ की क्या कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो नेक्स्ट है आपका, तो यहां पर मैटर्स, ये मैंने यहां पर लिखा है, जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो डेफिनेशन के फॉर्म में यहां पर लिखा है। तो ये डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। एवरीथिंग in this universe is made up of material which scientists have named matter। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बना होता है, और उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, पदार्थ या मैटर नाम दिया। दे हैव बोथ मासेस एंड वॉल्यूम। तो पदार्थ के पास क्या होता है, डेफिनिट मास होता है, और वो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम। मास और यानी द्रव्यमान और आयतन दोनों उनके पास होते हैं। क्लियर है। अब यहां पर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी जो पदार्थ जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बना है वो बहुत छोटे, स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड द आवर इमेजिनेशन। तो उनको जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा जा सकता है, और उससे भी छोटे हो सकते हैं, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। क्लियर है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। यही चीज मैंने आपको बोला कि वो आपके रैंडम मोशन में होते हैं। क्या बोला मैंने आपको, रैंडम मोशन में। रैंडम मोशन का मतलब है कि वो हमेशा से गतिमान होते हैं। इसी वजह से बोला जाता है उन पार्टिकल्स की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो ये जो है हमेशा इनके पास ये मोशन में होती है, इसलिए
इसलिए हम कहते हैं नेवर एट रेस्ट, कभी भी ये स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन पदार्थ की और मैटर की। अब हम आगे समझते हैं, तो आगे समझते हैं कि पदार्थ की जो है अवस्थाएं क्या होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर, या हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो कितने स्टेट्स होते हैं भाई? आजकल जो है हम 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, बट इन जनरल हम जो है 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। वो 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से हैं भाई? हाँ जी, 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से हैं? एक आपका जो है ठोस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। दूसरा आपका क्या है? लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं? तरल, लिक्विड। एंड तीसरी जो है अवस्था है वो कौन सी है? गैसवस अवस्था है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस। यानी ठोस, तरल और तीसरा आपका क्या है? गैस। ये 3 जो है प्रमुख अवस्थाएं होती है। इसके अलावा अगर हम 4th स्टेट की बात करते हैं तो वो 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होती है भाई? हाँ जी, वो 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अगर हम 5वीं स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो वो क्या होता है? BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो BEC जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आपकी 5 जो है अवस्थाएं होती हैं। तो ये चौथी और 5वीं अवस्थाएं भी आपसे पूछी जा सकती है। अब ये चौथी और 5वीं अवस्थाओं को हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम प्रमुख 3 अवस्थाओं को डिफाइन करते हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनमें सॉलिड क्या है? एक पदार्थ है। यहां पर जो है ये जो टिनी पार्टिकल से बना है, तो इन टिनी पार्टिकल्स जो है ये अपने कॉम्पैक्टेड स्टेट में होते हैं, यानी इनके बीच जो है वो स्पेस बहुत कम होता है। इसलिए जो है ये क्या होगी? इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है? इनकी कम होती है एज कंपेयर टू अदर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो है सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स ये भी किससे? ये पार्टिकल्स से बने हैं, और ये पार्टिकल्स जो है रैंडम मोशन में होते हैं, और यहां पर क्लोजली स्पेस्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो क्लोजली स्पेस्ड पार्टिकल, इसलिए इनकी जो है काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में इनके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स इनके क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, और इनका रैंडम मोशन किसके? सॉलिड के कंपैरिजन में अधिक होता है। अगर हम बात करते हैं गैसोस स्टेट की, यानी गैसेस स्टेट में जो है यहां पर पार्टिकल बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। तो यहां पर देखिए ये रैंडम मोशन बहुत अधिक होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर इस कमरे में कुछ नहीं है तो इसमें क्या है? एयर है, और एयर जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है। कौन सा? गैसवस स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर हम बात करें कि एक गुब्बारे में अगर आप हवा भरते हैं, उसका मास आप जो है अगर आप जो है उसका कैलकुलेट करते हैं तो उसका मास आपको नेग्लिजिबल मिलेगा, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो उनका कम मास होगा। जबकि आप अगर बात करें सॉलिड का, तो सॉलिड का आपका जो है जितना आयतन जो है अगर सॉलिड घेरता है, और उतना ही आयतन अगर लिक्विड घेरता है, उतना ही आयतन अगर जो है वो गैस घेरता है। तो इन तीनों का सेम आयतन के लिए अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे, मास निकालेंगे, तो किसका ज्यादा होगा? सॉलिड का सबसे अधिक होगा, लिक्विड का उसके बाद होगा, फिर गैसेस का उसके बाद होगा। मिनिमम मास जो है वो सेम वॉल्यूम के लिए, सेम आयतन के लिए किसका मिलेगा? वो गैसेस का कम मिलेगा। अब ये जो है स्टेट ऑफ मैटर है, ये जो है आपस में परिवर्तित होती है। कैसे परिवर्तित होती है? अगर हम जो है इनके पार्टिकल्स की, गैसेस जो है सॉलिड पार्टिकल्स के रैंडम मोशन की एनर्जी को इंक्रीज कर दें, तो जो है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें? लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है किसमें? गैस में। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? आपने जो है देखा होगा कि जब आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वो गैसवस स्टेट में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो ये कब होगा?
जब आप जो है यहां पर एक दूसरे को जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट और तीसरे स्टेट से चौथे स्टेट में बदलने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है दो भौतिक जो है भौतिक पैरामीटर। वो है एक टेम्परेचर जिसको हम क्या बोलते हैं ताप, और दूसरा है प्रेशर। तो दूसरा है प्रेशर, तो यानी प्रेशर और टेम्परेचर को ताप और दाब को जो है वो चेंज करके हम एक मैटर की पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर है? ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है कौन? आपका ये पदार्थ और मैटर। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम जनरली बात कर रहे हैं। और नाउ साइंटिस्ट आर टेकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बीईसी बोला जाता है। अब ये प्लाज्मा क्या है भाई? प्लाज्मा जब गैस का हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब ये बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है भाई? जो बॉस पार्टिकल्स होते हैं, तो बॉस पार्टिकल्स को जब हम 0 डिग्री पर जो है उसको कूल करते हैं तो वो पदार्थ जो है वो चेंज होता है किसमें? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीईसी बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर 5 स्टेट आपसे पूछी जा सकती है कि चौथी स्टेट कौन सी है और 5वीं स्टेट कौन सी है। तो चौथी और 5वीं आपकी कौन सी होगी? प्लाज्मा एंड बीईसी जो है आपकी क्या हो जाएगी? 5वीं हो जाएगी। ये आपको यहां से क्लियर होना चाहिए, चौथी और 5वीं स्टेट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जब हम यहां पर हमने पदार्थ को बोला किससे बना है? वो टीनी पार्टिकल्स से बना है। और टीनी पार्टिकल्स क्या है? आपस में रैंडम मोशन में है। अब यहां पर देखिए कि ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है यानी ठोस है, ये एक तरल है और ये एक गैस है। स्मोक का पार्टिकल हम देख रहे हैं। ठीक है, ये सॉलिड जो है, सॉलिड को हमने यहां से कट किया और इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं। तो यहां पर पार्टिकल्स आपके इस प्रकार से क्लोजली स्पेस्ड हैं। तो ये क्या है? यहां पर ये जो है आपके टिनी पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स आपस में क्या है? ये क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। अब जैसे हमने तरल का देखा और तरल के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा, तो यहां पर पार्टिकल जो है, जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स थे, जिस जो है कॉम्पैक्टेड स्टेट में, उससे लूज स्टेट में कौन से पाए गए? आपके जो है ये लिक्विड के पार्टिकल्स पाए गए। और इसलिए जो है इनका रैंडम मोशन जो है वो क्या होता है? वो अधिक होता है। और जब हमने गैसोस पार्टिकल यहां पर देखा और इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा, तो सेम देखिए यहां पर क्या है कि ये जो है आपके रैंडम मोशन इनमें क्या होता है? अधिक होता है। और पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए जो है वो उनको वहां से निकालने के लिए हमको जो है एक्सटर्नल एजेंट टेम्परेचर और प्रेशर जो है प्रोवाइड कराना होता है। और इनमें जो है इन पार्टिकल्स में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोला हमने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेम पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? आबंधन, जिसको क्या बोलते हैं? कोहेजन बोलते हैं। तो इनके मध्य जो है वो कोहेजन होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, जो फोर्स जो है उनको बांधे रखती है। क्लियर है? उसको उस स्टेट से बाहर नहीं जाने देती। ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर चल गया, पता लगा होगा कि कैसे जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, क्लोजली स्पेस कौन से होते हैं और रैंडम स्पेस में कौन से होते हैं। ठीक है, अब इनको चेंज जो है, इनकी अवस्थाओं को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए मैंने बोला कि क्या रिस्पॉन्सिबल है? टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम पदार्थ
पदार्थ में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा किस पर, ये जो है स्टेट्स ऑफ मैटर पर, यानी पदार्थ की अवस्थाओं पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहला है संलयन। अब ये संलयन क्या होता है भाई? हाँ जी, संलयन क्या होता है? संलयन क्या होता है कि जब आपका जो है सॉलिड जो है, संलयन का मतलब क्या होता है कि जब जो ठोस है, संलयन का मतलब है जब ठोस जो है वो किसमें, जो ठोस जो है वो किसमें, वो गैस में परिवर्तित होता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसी प्रोसेस को फ्यूजन या संलयन बोला जाता है। ठोस का तरल में भाई, ठोस का तरल में कन्वर्ट होना। ठोस जब तरल में कन्वर्ट होता है तो जब यानी कोई सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को फ्यूजन बोला जाता है। अब ये फ्यूजन कैसे होता है भाई? ये फ्यूजन जो है वो कैसे होता है? तो देखिए फ्यूजन कैसे होता है कि जब देखें, जब यहां पर क्या होगा कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका हमने क्या किया? टेम्परेचर हमने ताप को इंक्रीज किया, ताप को हमने सॉलिड का बढ़ाया। मान लीजिए आपका जो है ये सॉलिड क्या है? ये सॉलिड है आइस। आइस क्लियर है? ये सॉलिड है आइस। आइस के टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया। अब सॉलिड में जो है पार्टिकल एक दूसरे को बांधे हुए हैं और क्लोजली स्पेस है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उनकी जो है रैंडमनेस क्या होती है, पार्टिकल्स की जो है वो रैंडमनेस क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ेगी, और जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ये काइनेटिक एनर्जी जो है एक्सीड कर जाए इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अधिक अगर काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है तो ये यहां से जो है निकलने लग जाते हैं, और निकलते हुए जो है ये दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो ये किस अवस्था में परिवर्तित होंगे? ये जो है किस अवस्था में? तरल अवस्था में परिवर्तित होंगे, यानी ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड का लिक्विड में बदलना, इसी को फ्यूजन या संलयन कहलाते हैं। तो ये संलयन या इसी को हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन बोलेंगे। क्लियर है? फ्यूजन क्या होता है, संलयन क्या होता है? जब किसी सॉलिड या ठोस में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी एक्सीड हो गई कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो क्या करे? एक्सीड करे, तब वो जो है वहां से निकलने लग जाते हैं। तो वो कन्वर्ट करता है उसको दूसरी अवस्था में, और दूसरी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? तरल अवस्था या लिक्विड स्टेट उसको बोलते हैं। तो पार्टिकल देखो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो है चेंज करने के लिए पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है, यानी पार्टिकल्स की जो है वो गतिज ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। बाद में जो है इसको मैं एक फ्लो डायग्राम से भी समझाऊंगा कि किस प्रकार से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, और लिक्विड गैस, गैस जो है वो लिक्विड में, और जो है ठोस जो है वो गैस में, और गैस जो है वो ठोस में कैसे कन्वर्ट होता है, और उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं उसको आगे हम समझने वाले हैं। अभी आप बेसिक आप समझिए। तो आपने यहां पर समझा संलयन कि संलयन क्या होता है या फ्यूजन क्या होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। Due to the increase in kinetic energy, the particles starts vibrating. Vibrating का मतलब है random motion उनका होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस बढ़ने के कारण उनकी जो है आपस में क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे विद ग्रेटर स्पीड। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब है उनकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? तो काइनेटिक एनर्जी अगर फिजिक्स में हम देखें
तो हाफ ऑफ mv² होता है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसका मतलब है उसकी क्या हो गई, स्पीड भी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। वही हीट जो है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएगी, वो जो है आपकी ओवरकम कर जाएगी, जिसके कारण पार्टिकल लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन, यही अपनी फिक्स्ड पोजीशन, जिसके कारण वो क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए थे, अब वो ओवरकम कर जाएगी। अगर वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो अपनी जगह से क्या हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। और जैसे ही वो मोर फ्रीली आपका जो है वो रैंडम जो है वो फ्रीली जो है वहां से फिक्स पोजीशन से निकलने लग जाएंगे। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। और इसी को द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड जो है वो किसमें, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है अगर हम वाटर की बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसी को हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कितना, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, ये जो है आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पर भी ही जो है वो पदार्थ जो है वो क्या होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्यूजन बोला जाता है। तो फ्यूजन यहां पर आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए, तो ये पॉइंट्स जो है मैंने हिंदी में भी लिखे हैं, तो हिंदी वाले जो है बिल्कुल भी टेंशन ना लें, तो उनके लिए ये हिंदी में भी है। पिघलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलयन कहा जाता है। और इसी को मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है गलनांक। तो गलनांक, अगर हम किसी आइस का गलनांक की बात करते हैं तो ये कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, या हम बात करें केल्विन में तो 273.15 केल्विन होता है। तो ये आपका यहां से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे, ये जो है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन फ्यूजन कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए, ये किसके कारण, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। अब देखें, और अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को और बढ़ाने से क्या होगा, देखो यहां पर हमने इनका टेम्परेचर बढ़ाया, इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहां पर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, और ये कन्वर्ट हुआ किसमें, ये कन्वर्ट हुआ आपका किसमें, लिक्विड में। अब लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये किसमें होंगे, रैंडम मोशन में होंगे। जब रैंडम मोशन में अगेन हमने इनकी क्या कर दी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, अगेन वही होगा कि इनके फोर्स, हीट ऑफ जो इनका हीट है वो जो है ओवरकम कर जाएगी इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। और जब जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसको बोला जाता है वेपोराइजेशन, या इसी को बोला जाता है वाष्पीकरण। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, जब लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट होता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेपोराइजेशन बोला जाता है। क्लियर है। अब यहां पर वेपोराइजेशन में जो है इवेपोरेशन आपका इंपॉर्टेंट है। वो इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पन का मतलब क्या होता है कि वो टेम्परेचर, वो प्रेशर जिस पर जो है वो क्या होगा, कोई लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी को क्या बोला जाता है, वेपोराइजेशन बोला जाता है। तो यहां पर वेपर जो है, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन दो अलग अलग टर्म है। वेपोराइजेशन प्रोसेस है, इवेपोरेशन जो है वो एक कंडीशन है जिस कंडीशन पे जो है वो लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्लियर है। ये पॉइंट जो है आप लोगों को ध्यान होना चाहिए।
ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। वेपराइजेशन क्या होता है ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है भाई, टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका स्पीड जो है वो मोशन की वाइब्रेशन मोशन उसमें होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल भी इंक्रीज होगी, और एक टाइम ऐसा होगा वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन से बाहर चले जाएंगे। तो वही कंडीशन आपकी जो है वो किसकी, वेपराइजेशन की बनती है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। वही बात है, पार्टिकल्स जो है वो फास्टर स्पीड से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपने सप्लाई करी इन terms of temperature. At certain temperature a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature the liquid start changing into gases. The temperature at which a liquid start boiling at the atmosphere, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, तो क्या बोला जाता है, जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें अगर हम क्या करें, अगर इसको केल्विन में बदलें तो 273 में 100 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 373 कैल्विन। तो 373 कैल्विन जो है ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। इसी कारण जो है वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर है, तो क्या होता है वेपराइजेशन, वो आप लोगों ने यहां से क्लियरली समझ लिया होगा। क्लियर है, तो ये जो है आपका क्या था, वेपराइजेशन होता है। और अगर हम बात करते हैं कि मेल्ट जो है यहां पर जो है बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, हिंदी में बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्वथनांक बोला जाता है। तो क्वथनांक क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर जो है लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, गैसेस में, यानी तरल जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्वथनांक। क्लियर है, तो ये पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम दाब में परिवर्तन करें तो दाब में परिवर्तन करके क्या किया जा सकता है, तो दाब और जो है अगर हम देखें तो PV इज इक्वल टू nRT। Applying pressure and the reducing temperature can liquefy gases। तो गैसेस को जो है वो लिक्विफाई किया जा सकता है। लिक्विफाई गैसेस का मतलब है कि गैस को किसमें, गैस को अगर आपको तरल में बदलना है, गैस को अगर आपको तरल में बदलना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो गैस को तरल में बदला जा सकता है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यह क्वेश्चन भी आपका पिछली बार पूछा गया था कि अगर किसी गैस को तरल में बदलना है तो उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होना चाहिए, प्रेशर को बढ़ाना चाहिए, टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए, प्रेशर को बढ़ाना चाहिए, टेम्परेचर को घटाना चाहिए, प्रेशर को घटाना चाहिए, टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए। तो यह जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें और टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसका वाइसे वर्सा होता है। यानी अगर हमको तरल को किसमें, तरल को गैस में बदलना है तो तरल को गैस में बदलने के लिए हमको प्रेशर को डिक्रीज और टेम्परेचर को हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो है इफेक्ट था किसका, प्रेशर एंड टेम्परेचर। और प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है ये आपस में क्या होते हैं, ये जो है अगर हम इनको इनवर्स, इनका जो है इफेक्ट देखें तो इनवर्स इफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, जो है तरल को गैस में और गैस को तरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसी से किससे हम प्रेशर और टेम्परेचर से ये जो है स्टेट ऑफ मैटर को दर्शाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ मैटर
मैटर का मतलब है ये पदार्थ की अवस्था को दर्शाते हैं, पदार्थ की अवस्था को दर्शाते हैं। अगर इनको चेंज किया जाए, पदार्थ की अवस्था को दर्शाते हैं, अगर इनको प्रेशर एंड टेम्परेचर पदार्थ के चेंज किया जाए, बदला जाए, तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां पर ये जो है आपका वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन में अगली टर्म आपके होती है इवेपोरेशन। तो ये इवेपोरेशन वाष्पन क्या होता है? वाष्पन क्या होता है कि ये आपका वो टेम्परेचर है जहां पर क्या होता है, जहां पर चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसी को क्या बोला जाता है? इवेपोरेशन या वाष्पन कहते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदलना वाष्पीकरण होता है। क्वथनांक से कम टेम्परेचर यानी किससे? बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे कि आपका क्या होगा, जो पानी है, समुद्र में पानी है या जो किसी लेक में जो है पानी है, वो जो है उसका वाष्पीकरण होता है। तो उसका वाष्पीकरण हमेशा से बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पर होता है, उसी को बोला जाता है वेपोराइजेशन। और वेपोराइजेशन क्या करता है? उसको वाष्प में कन्वर्ट करता है। किसको? लिक्विड को वाष्प में कन्वर्ट करता है। अब ये जो वेपोराइजेशन है, जितना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा उतना ज्यादा जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें? लिक्विड जो है वो गैसवस स्टेट में कन्वर्ट होगा, उतने ज्यादा वेपर्स जो है वहां पर बनेंगे। तो यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोराइजेशन, तो उसको हम बाद में समझ लेते हैं। पहले समझते हैं यहां पर क्या, पहले समझते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर। पदार्थ की तीन अवस्थाओं का परस्पर रूपांतरण कैसे होता है। तो यहां पर देख लीजिए कि तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठोस, द्रव या तरल जिसको बोलते हैं, एंड गैस। जब अगर हम बात करते हैं कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने को फ्यूजन कहते हैं या उसी को संलयन कहते हैं। जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको फ्यूजन बोला जाता है। अब देखिए, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको वेपोराइजेशन या उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। जब द्रव गैस में कन्वर्ट होता है तो उसी प्रोसेस को वाष्पीकरण बोलते हैं। जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन या निक्षेपण बोलते हैं। जब क्या होता है, जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिपोजिशन बोला जाता है। अब उल्टा चलते हैं, जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं या उसी को बोला जाता है जमना। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। जब सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है उसी प्रोसेस को सब्लिमेशन या हम क्या बोलते हैं? उसको क्वथनन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम गैस को लिक्विड में बोलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन या इसको क्या बोला जाता है? उसको संघनन बोला जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर है कि सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, या ये वेपोराइजेशन क्या होता है। जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन उसको बोलते हैं। और इसी से मैं कह रहा हूं, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन यहां से बन गए, तो इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। यहां से ये जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का रूपांतरण एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में अगर पदार्थ रूपांतरित होता
होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी को हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोलेंगे और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम प्रश्न जो है वो इसी पार्ट से आपका आएगा और इस पार्ट को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ये स्टेट्स ऑफ मैटर या मैटर के चैप्टर से आपके या पदार्थ के चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा कि वाष्पीकरण क्या होता है और ये इवेपोरेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन की अगर हम बात करते हैं, जब लिक्विड जो है वो गैसेस में परिवर्तित होता है तो वो किसके कारण? इवेपोरेशन के कारण होता है। अब ये जितना ज्यादा किसी भी पदार्थ का, किसी भी तरल का इवेपोरेशन होगा, किसी भी गैसेस का, किसी भी तरल का इवेपोरेशन रेट होगा, उतना ही ज्यादा वो जो है किस में कन्वर्ट होगा? उतना ही ज्यादा वो वाष्प में या वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो यानी अगर हम किसी लिक्विड को, किसी द्रव को अगर हम किसी द्रव को अगर हम गैस में परिवर्तित करते हैं तो कितना ज्यादा वो गैस में परिवर्तित करेगा? वो जो है किस पर? वो जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब है कितना जल्दी वो जो है उसको वाष्प में परिवर्तित कर रहा है, तो उसी को बोला जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर निर्भर करता है? तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना जल्दी जो है वो लिक्विड किसमें? गैस में। जितना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतना जल्दी जो है लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन या रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगर हम किसी लिक्विड का, अगर हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके वाष्पीकरण के लिए, जल्दी जल्दी वाष्पीकरण के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, इन कारक को आप समझते चलेंगे। जो अभी हमने इंटर कन्वर्जन देखा था, रूपांतरण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में, उसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे जो है वो अफेक्ट करता है किसको? वाष्पीकरण को या वेपोराइजेशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया भाई? लिक्विड का सरफेस एरिया, क्योंकि वाष्पीकरण किसका होगा? लिक्विड का वाष्पीकरण होगा, तरल का वाष्पीकरण होगा। तो यानी सरफेस एरिया का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि एक ये बाउल मैंने लिया है और ये इसका सरफेस जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और दूसरा मैंने बाउल लिया, यहां पर दूसरा मैंने इस प्रकार का बाउल लिया, ये जो है इस प्रकार से देखो, ये जो है इसका सरफेस यहां पर घेरा हुआ है। अब बताओ सरफेस एरिया, यानी सरफेस को घेरने का जितना उस लिक्विड का एरिया होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे जो है पृष्ठ क्षेत्र या सतह क्षेत्र। तो ये जो है ये क्या होगा? इसका सरफेस एरिया, जिसको हम सतह क्षेत्र बोलेंगे। यहां पर देखिए इतना जो है इसका पृष्ठ एरिया है, जबकि यहां पर ये अगर हम थ्री डायमेंशनली देखें इसको तो यहां पर जो है ये सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है और यहां पर ये सरफेस एरिया जो है वो कम होगा। ठीक है, अब क्या होता है जब इवेपोरेशन होता है कि जो सरफेस पर पार्टिकल्स होंगे, तो यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? यहां पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे अधिक होगी। मिडिल में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम होगी, और जो यहां पर प्रेजेंट होंगे उनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे कम होंगे। तो यहां पर सरफेस पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो यहां पर देखिए, तो यहां जितने ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे, अब बताओ हमने यहां पर क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर यहां पर जो सरफेस है, सरफेस पर मैक्सिमम पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और मैक्सिमम पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो वहां पर पार्टिकल, मैक्सिमम पार्टिकल की जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रैंडम मोशन उनका बढ़ेगा। रैंडम
रैंडम मोशन बढ़ने के कारण जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर जो है उसका ओवरकम कर जाएगा। तो ओवरकम करेगा तो वो पार्टिकल्स अपनी जगह ले लेंगे और यहां से बाहर जो है वो क्या बनाएंगे, ये आपके वेपर्स बनाएंगे। तो बताओ किसमें जो है रेट ऑफ वेपोराइजेशन अधिक होगा या रेट ऑफ इवेपोरेशन जिसमें अधिक होगा, जिसमें कि वेपर्स जो है वो ज्यादा मात्रा में बनेंगे। तो यहां पर देखिए वेपर्स आपके ज्यादा मात्रा में बनेंगे, यहां पर कम पार्टिकल है, सरफेस एरिया कम है तो पार्टिकल्स कम होंगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके किससे ओवरकम करेगी, जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करेगी। तो यहां पर जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है यानी इसको वाष्पन में बदलने की जो इसकी क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया, तो इनके जैसे हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो यहां पर इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन यानी वाष्पन जो है इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। तो ये पॉइंट आप लास्ट में या हम बोल सकते हैं वाष्पन क्या होता है, वाष्पन जो है वो उतना अधिक होता है, जितना ज्यादा सतह क्षेत्र उतना ज्यादा जो है उसका वाष्पन होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जितना ज्यादा, ये देखो कि अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही जो है वो रैंडम मोशन होगा, उतना ही जल्दी जो है वो क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब जो है ये जो है सरफेस से बाहर चले जाएंगे, यानी वहां पर ये किसमें, वेपर में कन्वर्ट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं या वाष्पन बोलते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे वाष्पन की दर जो है वो क्या होगी, वाष्पन की दर भी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करेंगे। अगला पॉइंट है, दो फैक्टर्स हमने, दो कारक यहां पर हमने देख लिए। तीसरा कारक है डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या है, आर्द्रता का मतलब है कि जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है, वायु मौजूद है, उसमें मॉइस्चर या जल की मात्रा कितनी होगी। तो जितना ज्यादा जल की मात्रा होगी उतना ज्यादा हम बोलते हैं कि उतना ज्यादा वो ह्यूमिड है। तो यानी ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जो एयर है उसमें किसका परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर या हम बोल सकते हैं वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर जितना अधिक हो, एयर में परसेंटेज ऑफ वाटर जितना अधिक हो उतना ही ज्यादा हम क्या बोलते हैं कि हम जो वायु है वो उतनी ज्यादा क्या होगी, ह्यूमिड होगी, या इसी को हम ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होगी, ह्यूमिडिटी, या इसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आर्द्रता होगी। तो जितना ज्यादा यहां पर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, ह्यूमिड होगा। अब देखो ऑलरेडी अगर हमारी एयर में जो है मॉइस्चर सराउंडेड है तो क्या उसकी कैपेसिटी है और मॉइस्चर को लेने की। तो यानी यहां पर कैसे जो है हम इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी को डिफाइन करेंगे, इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर देखें एयर की एक कैपेसिटी, जितनी एयर की कैपेसिटी होगी उतना जो है वो इवेपोरेशन हो सकता है। अगर हमारी एयर जो है वो सैचुरेटेड है किससे, मॉइस्चर से, तो जब एयर सैचुरेटेड है उसकी अब जो है वो उसको मॉइस्चर को लेने की क्षमता नहीं है तो वहां पर जो है कभी भी जो है इवेपोरेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला, अगर पूरी एयर जो है वो मॉइस्चर में प्रेजेंट है, 100% उसकी ह्यूमिडिटी है, तो 100% ह्यूमिडिटी का मतलब है एयर में जो है मॉइस्चर मैक्सिमम प्रेजेंट है। अब जो है वो सरफेस से जो है क्या नहीं कर सकता, सरफेस से और मॉइस्चर जो है नहीं ले सकता। तो अगर हम ह्यूमिडिटी और जो है यहां पर इवेपोरेशन को, दोनों को हम अगर रिलेट करें तो ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी एयर में कम जो है मॉइस्चर की मात्रा होगी उतनी ज्यादा जो है उसकी कैपेसिटी होगी किसको, वहां पर वेपर्स को लेने की। तो यानी इवेपोरेशन जो है वो, इवेपोरेशन या हम बोल सकते हैं वाष्पन, ये आपस में जो है इनवर्सली या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसके,
ह्यूमिडिटी और आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी और आर्द्रता जो है ये आपस में जो है क्या होते हैं, ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती होंगे। जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, उतना ज्यादा वाष्पन। जितनी कम आर्द्रता उतना ज्यादा वाष्पन। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इस पॉइंट को आपको जो है यहां पर समझना होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है इवेपोरेशन, वाष्पन और जो है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड क्या होगी भाई? विंड स्पीड कैसे इवेपोरेशन को जो है वो बाधित करेगा। अब देखो यहां पर देखिए कि ये जो है आपका वाटर का सरफेस है और इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया है और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है ये किसमें, ये आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर कंप्लीटली यहां पर सैचुरेट हो गई एयर, तो सैचुरेट हो गई, अब इनको जो है यहां पर लेने की इसकी क्षमता नहीं है। और जितनी ज्यादा देखो, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी तो यहां पर से ये जो है, ये जो विंड है यहां पर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसको इधर कहीं जो है लेकर जाएगी और यहां पर खाली स्थान कर देगी। तो उतना ज्यादा यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन हो सकता है। तो जितनी कम स्टैग्नेंट विंड होगी, तो स्टैग्नेंट का मतलब है कि यहां पर स्थितित जो है वायु होगी, तो स्थितित वायु जो है वहां पर मॉइस्चर को वाष्प में कन्वर्ट, ये जो है लिक्विड को वाष्प में नहीं कन्वर्ट होने देगी। यानी यहां पर जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा उतना ही ज्यादा आपका इवेपोरेशन होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इन शॉर्ट अब इसको यहां पर समझाऊं, चारों पॉइंट को यहां पर हम समझें, तो चारों पॉइंट में पहला पॉइंट है सरफेस एरिया या सतह क्षेत्रफल। तो जितना ज्यादा जो है वो लिक्विड का सरफेस एरिया होगा, सतह क्षेत्र होगा, पृष्ठ क्षेत्र होगा, उतना ही ज्यादा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। दूसरा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। और जितनी कम जो है वो ह्यूमिडिटी होगी, उतना ही ज्यादा जो है इवेपोरेशन या वाष्पन होगा। और लास्ट में अगर हम विंड स्पीड की बात करें, तो वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा विंड स्पीड, उतना ही ज्यादा वहां पर वैकेंट स्पेस होगा, वहां पर जगह खाली करेगा और वो जगह जो है कौन लेगा, उसको वेपर्स लेगा। तो जितनी जगह खाली होती जाएगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो ये चार जो है आपके क्या होंगे, ये चार जो है ये रेट ऑफ इवेपोरेशन को या ये जो है वाष्पन की दर को अफेक्ट करते हैं। और चौथा यहां पर इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो अगर हम बात करते हैं कि इवेपोरेशन, जितना ज्यादा इवेपोरेशन, जितने जल्दी इवेपोरेशन होगा, वही जो है शीतलन का कारण बनता है। जैसे कि एग्जांपल पे कि अगर आप जो है पसीने से तर हैं और पसीने से तर हैं और जैसे ही वो पसीना आपका सूख जाता है, यानी वेपर में कन्वर्ट होता है, तो आपको कूल, ठंडा लगने लगता है। तो वो आपका पसीना जो है आपके शरीर से इवेपोरेट हुआ है। तो इवेपोरेशन जो है वो किसका, कूलिंग का कारण बनता है। तो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, सराउंडिंग जो है एयर्स आपकी उतनी ज्यादा कूल होगी। क्यों? क्योंकि उतना जो है यहां पर एनर्जी जो है वो एनर्जी सराउंडिंग से इसको फिर से इवेपोरेट करने के लिए चाहिए होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इवेपोरेशन है, जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण ही शीतलन का यानी कूलिंग का वो क्या होता है, कारण बनता है। तो ये था आपका स्टेट ऑफ मैटर, जिससे कि हमने जो है देखा, यहां पर देखो कि यहां पर क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी और यहां पर मीडियम काइनेटिक। जितने जितने नीचे आओगे उतने उतने इन पार्टिकल्स की क्या होती जाएगी, मीडियम एनर्जी होती जाएगी और लोअर पार्ट पर जो है जो पार्टिकल्स की वो क्या होगी, लो काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब सरफेस की बात करें तो सरफेस से अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो यहां पर अगर एनर्जी को और बढ़ाएं और काइनेटिक एनर्जी, तो ये अपने स्पेस को यहां पर जो है छोड़ देते हैं। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला कि देखो, जब ये सरफेस पर जो पार्टिकल हैं ये इससे निकल रहे हैं, तो इसी को हमने क्या बोला, वेपोराइजेशन बोला।
और यही जिस रेट से ये निकल रहे हैं इसी को हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन बोला या वाष्पन की दर को हमने बोला। इस प्रकार से जो है वो आपके मैटर्स को हमने डिफाइन किया। स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती हैं, 5 स्टेट कौन कौन सी होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, चौथी स्टेट जो है वो प्लाज्मा होती है एंड 5वीं स्टेट आपकी जो है बीईसी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। जब गैसेस को और ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो चौथी स्टेट में कन्वर्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। जब हम बॉस पार्टिकल की बात करते हैं तो बॉस पार्टिकल को अगर एब्सोल्यूट 0 पर कूल किया जाता है तो वो और अवस्था चेंज कर देता है जिस अवस्था को बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 और अब जो है इसके बाद में आप लोगों को इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों से एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके आप जो है शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 2 हम जो है आगे देखेंगे, उससे पहले इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर जरूर करना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।